हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग जानेंगे मानसून प्रिकॉशन के बारे में। मानसून आ चुका है और मानसून जो है मानसून आने से कई तरह के खतरे बढ़ जाते हैं साइट पे। तो हम लोग मानसून प्रिकॉशन क्या लेना है इसके बारे में इसमें कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं अपने जो पुराने साइटों से, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। सेफ्टी अलर्ट जो है मानसून प्रिकॉशन, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो पीरियड टू द ऑनसेट ऑफ रैन फॉलोइंग चेक शुड बी कैरिड आउट। ये सब जो पॉइंट्स है उसको चेक करना चाहिए। टू प्रिवेंट हजार्ड्स दैट कुड रिजल्ट इनटू पर्सनल इंजुरी, प्रॉपर्टी डैमेज और डिले। तो अगर हम नहीं इसको कंट्रोल मेजर लेते हैं तो ये सब हो सकता है, यानी कि पर्सनल इंजरी, प्रॉपर्टी डैमेज और डिले। तो आइए देखते हैं जनरल मानसून प्रिकॉशन क्या क्या जनरल है और कुछ स्पेसिफिक भी देखेंगे। तो जनरल मानसून प्रिकॉशन में है, एक तो क्लीनिंग ऑफ ऑल ड्रेन्स इन। ड्रेन्स जितने भी है उसको क्लीन करना चाहिए, क्योंकि अगर ड्रेन क्लीन नहीं करते हैं तो वाटर जो है वहाँ पे वाटर का स्टेग्नेशन हो जाएगा, वाटर जम जाएगा वहाँ पे, जिससे कि जो है एक्सेस नहीं होगा वहाँ के लिए। तो उसके बाद इन एंड अराउंड प्रोजेक्ट साइट एंड लेबर कैंप। तो प्रोजेक्ट साइट के भी आसपास का और लेबर कैंप जहाँ रहते हैं वहाँ भी ये देखना है कि वहाँ स्टेग्नेशन ऑफ वाटर ना हो, इसके लिए ड्रेन को क्लीन करना है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट इज बैक फिलिंग ऑफ अनवांटेड पीट। जितने भी अनवांटेड पीट है, गड्ढे हैं आसपास में जिसमें पानी का जमाव हो सकता है, स्टेग्नेशन हो सकता है, उसमें बैक फिलिंग करेंगे, यानी कि उसको फिल कर देंगे। और नहीं, एंड बैरिकेडिंग, बैरिकेडिंग करना है उसको, सोरिंग करना है, बेंचिंग करना है, रेगुलर डिवाटरिंग इन ऑल बैलेंस पीट व्हेन वर्क इज गोइंग ऑन। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी साइट कैसी है, लेकिन जहाँ भी कुछ ऐसा है तो या तो उसको बैक फिलिंग करें, बेरिगेशन कर सकते हैं, सोरिंग समझ रहे हैं, उसको सपोर्ट दे सकते हैं कि यानी कि वो कोलैप्स ना हो। बेंचिंग कर सकते हैं, जैसे हम गड्ढा खोदते हैं तो बेंचिंग करते हैं। बेंचिंग का मतलब होता है कि जैसे ये गड्ढा है तो इस तरह का गड्ढा को कर देंगे और इस तरह का, ताकि ये जो है इसकी मिट्टी कोलैप्स ना हो। और सोरिंग जो है जैसे कि इसको जो है सपोर्ट दे देंगे यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे इसमें सपोर्ट दे देंगे ताकि ये जो है वाल कोलैप्स ना हो। तो डिपेंड करता है कि आपकी साइट की कंडीशन कैसी है। और थर्ड जो पॉइंट है, रिपेयर ऑफ अप्रोच टू साइट ऑफिस। जनरली कंस्ट्रक्शन का जो है बहुत ही कंडीशन ख़राब होता है, क्योंकि एक तो वो परमानेंट नहीं होता है। तो अप्रोच साइट का, ऑफिस का या साइट का बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब आप रूरल एरिया में जो है प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं। तो आपको एक जो है सेफ एक्सेस बना के रखना है, एक पक्का, ताकि आपको ऑफिस में बारिश में आने जाने की परेशानी ना हो। स्टोर जहाँ हो वहाँ पे वाटर का स्टेग्नेशन ना हो, और वो स्टोर जो भी मटेरियल करेंगे एक हार्ड सरफेस पे करेंगे ताकि जो है वो गिरे नहीं। और स्टोरेज यार्ड इफ़ रिक्वायर्ड, तो ये करा लेना है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, रेन प्रोटेक्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड गैस कटिंग। वेल्डिंग और गैस कटिंग के दौरान इसमें चूँकि इलेक्ट्रिकल भी कंपोनेंट होते हैं तो उसको भी ध्यान देना है। और गैस कटिंग जो है उसको कवर्ड नहीं रहेगा तो गैस कटिंग होगा ही नहीं। तो ये है, अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी कि उसमें स्ट्रेस वगैरह। उसके बाद जो है स्टॉकिंग ऑफ मटेरियल ओवर स्लीपर, यानी कि जो भी मटेरियल रखना है नीचे स्लीपर, पिलेट्स भी बोलते हैं, एक हार्ड सरफेस मतलब नीचे रखना है, उसके ऊपर कोई मटेरियल को स्टोर करना है। तो इससे क्या होगा, ये मटेरियल जो है कोलैप्स नहीं होगा। उसके बाद सेफ अप्रोचेस फॉर क्रेन एंड व्हीकल्स। जहाँ भी क्रेन और व्हीकल्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेफ अप्रोच होना चाहिए, यानी कि पानी के समय में अभी मैंने 500 टन की क्रेन को एक इरेक्शन करना था, लगभग 40 टन का मटेरियल को। तो उस सेफ एक्सेस ही नहीं है वहाँ पे, मतलब पानी आने के चलते अब वहाँ पे वो जा ही नहीं पा रहा है। तो ये सब थोड़ा सा प्लानिंग करना है कि सेफ एक्सेस बनाया जाए, और ताकि जो है वहाँ पे अच्छे से पहुँच सके। तो उसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिस्ट्रिक्ट इरेक्शन वर्क एट हाइट। खासकर रेनिंग जब पानी स्टार्ट हो जाए, आंधी है हो, तो उसमें हाइट वर्क नहीं करना है।
उसके बाद जो है इंश्योर डेली चेक्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ स्क्रैप होल्डिंग बिफोर कमेंसमेंट ऑफ वर्क। स्क्रैप होल्डिंग क्या है था, आपने देखा होगा कि उसमें टो बोर्ड लगा रहता है, सॉरी टो बोर्ड नहीं, उसमें नीचे जो है एक बोर्ड लगा रहता है जिसके ऊपर जो है ये स्क्रैप होल्डिंग का स्टैंडर्ड जो है रहता है। और इसमें अगर अगर ये बारिश होता है तो इसकी मिट्टी जो है अनस्टेबल हो जाती है और ये पाइप नीचे धंसने लगता है। प्लैंक भी लगाते हैं यहाँ पे, लेकिन जो है कभी कभी ज़्यादा प्रेशर के चलते या मिट्टी अगर नॉर्मल है तो ये धंस जाता है और ये टॉपल हो सकता है। तो ज़रूरी है कि उसकी स्टेबिलिटी चेक की जाए, यानी कि 90 डिग्री पे वो खड़ा है कि नहीं है। तो इस तरह से इंश्योर डेली चेक स्टेबिलिटी ऑफ स्क्रैप कमेंसमेंट ऑफ वर्क है। उसके बाद जो है अरेंज तारपोलिन टू प्रोटेक्ट द मटेरियल एट साइड। तारपोलिन किसे बोलते हैं, एक प्लास्टिक का सीट होता है जिसको कोई मटेरियल को कवर करते हैं, आपने देखा होगा। प्लास्टिक का सीट होता है जिसे गाड़ियों वगैरह को कवर करने के लिए रखते हैं। तो तारपोलिन का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि कोई मटेरियल जो खराब होने वाला हो उसको कवर किया जा सके। तो ये आपको मानसून के पहले प्रिपेयर करना है। प्रॉपर एंड सेफ स्टोरेज अरेंजमेंट फॉर फ्यूल एंड ऑयल ड्रम। तो फ्यूल और ऑयल ड्रम के लिए अच्छे से सेफ स्टोरेज होना चाहिए ताकि उसमें पानी ना जाए। और ऑल पीपी एंड टूल्स टू बी स्टोर इन ड्राई प्लेस। पीपी वगैरह खराब ना हो इसके लिए ड्राई प्लेस में स्टोर करना है। एडिक्वेट मटेरियल फॉर मानसून रिपेयर वर्क्स। मानसून रिपेयर वर्क मटेरियल जो है एडिक्वेट होनी चाहिए ताकि मानसून के रिपेयर वर्क हो सके। उसके बाद जो है कवर द मोटर्स, गियर्स, वायर रोप, ड्रम ऑफ क्रेन होस्ट। ये वगैरह पानी से बचाना चाहिए क्योंकि उसमें कोरोजन ना हो। बारिश के समय में कोरोजन बढ़ जाता है क्योंकि ह्यूमिडिटी जो है इन्वायरमेंट में बढ़ जाता है, जिसके चलते कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपको प्रिकॉशन लेने हैं। प्रोक्यूर एंटीडोट फॉर पॉइजनस इंसेक्ट स्नेक बाइट। ये एंटीडोट रखना है, और एंटीडोट तो सबको ही, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल टाई अप रहता है, एक हॉस्पिटल टाई अप है तो इस हॉस्पिटल के पास एंटीडोट रहता है। तो अगर किसी को स्नेक बाइट हुआ तो ये इसके हॉस्पिटल में आएगा, इस हॉस्पिटल में, और ये जो हॉस्पिटल है उसको पता है कि कौन सा एंटीडोट किसको कौन सा देना है। तो इसमें एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है, हर कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्नेक जो है यहाँ पे एंटीडोट मिलता है। कुछ कॉमन एंटीडोट्स भी हैं, लेकिन अगर एंटीडोट सही नहीं दिया जाए तो आदमी का जान जा सकता है। तो इसलिए एंटीडोट, ये बारिश समय में सांप वगैरह ज़्यादा निकलते हैं तो थोड़ा एंटीडोट जो है इसकी अरेंजमेंट हो जानी चाहिए। जैसे भी हो, चाहे आप प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट कर लें या किसी हॉस्पिटल टाई अप कर लें, या आप जो है किसी जैसे भी हो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह से आप सी कर लें। मेंटेन एडिक्वेट मेडिसिन एट द फर्स्ट एड सेंटर। फर्स्ट एड सेंटर में एडिक्वेट मेडिसिन होनी चाहिए। और कैरी आउट डी फॉगिंग स्प्रे ऑफ डीडीटी। डीडीटी मतलब ये खासकर मच्छर वगैरह को मारने के लिए, मलेरिया के मच्छर को मारने के लिए यूज़ करते हैं। और बारिश में पानी का वाटर स्टेगनेशन होता है जिसके चलते जो है इसके मलेरिया के जो मच्छर हैं वो पनपते हैं। तो यू हैव टू ये कराना है आपको, डीडीटी और डी फॉगिंग कराना है थ्रू लोकल अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इपीडेमिक। तो कोई इस तरह का महामारी ना फैले, इसके चलते आपको जो है ये अरेंजमेंट रखना है। उसके बाद जो है इन्फॉर्म ऑल ड्राइवर ऑपरेटर फॉर नॉट मूविंग क्लोजर टू द एग्जिबिटेड एरिया। जैसे अगर मान लेते हैं कि ये एक गड्ढा है और ये एक सरफेस है और इस पे एक व्हीकल है, तो व्हीकल के लोड के चलते ये टॉपल हो सकता है, मतलब इसमें जो है ये जो है इसका साइड वाल जो है कोलैप्स हो सकता है, जिसके चलते ये गाड़ी जो है गड्ढे में आ सकती है। तो ऐसा ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देना है। और उसके बाद जो है टेल ऑल टू अवॉइड यूजिंग स्लिपरी रोड। स्लिपरी रोड खासकर गांव में अगर ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है तो रोड स्लिपरी होता है, तो ऐसे रोड को अवॉइड किया जाए। और अगर अनअवॉइडेबल है तो पूरी तरह से सावधानी ली जानी चाहिए, अटमोस्ट केयर शुड बी टेकन। और उसके बाद जो है प्रोवाइड रेस्ट प्लेस फॉर वर्कर्स ड्यूरिंग रेन। तो रेन के लिए एक शेड होनी चाहिए। जैसे हम लोग सभी को एक रेन कोट जो है प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो बारिश में काम कर सके। और खासकर अगर ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ पे कोई, जैसे कि बहुत ही इंटार इलाका में हो रहा है जहाँ कोई घर और नहीं है, तो रेन कोट के साथ साथ चाहे तो आप तारपोलिन भी दे सकते हैं। जैसे मैंने बताया था तारपोलिन, TARPAULIN, ये एक प्लास्टिक का कवर होता है जिसपे जो है कोई इसमें छुप सकते हैं
और या रेन कोट भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। बारिश के मौसम में आपको इसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। इंश्योर विंड टाई एंकरिंग ऑफ रूफ वेयर एवर रिक्वायर्ड। क्या होता है कि जैसे कि एक मान लेते हैं ये आपका प्रोजेक्ट का ऑफिस है और इसके ऊपर खासकर प्रोजेक्ट वगैरह में टेम्प्रोरी ही शेड रहता है। तो अगर इसकी पकड़ मजबूत नहीं है इससे, तो ये क्या होगा, ये आंधी में अगर भारी आंधी आए तो ये उड़ जाता है, यानी कि फ्लाई हो जाता है। दैट मीन्स आपको ये अच्छे से एंकरिंग हो, इस ध्यान देना है। गांव वगैरह में देखेंगे अगर बहुत आंधी आए तो बहुत सारे उनके सीट जो है उड़ जाते हैं। तो यू हैव टू टेक केयर इफ़ यू आर वर्किंग एज ए सेफ्टी ऑफिसर, और आप नॉर्मल भी काम कर रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर। ये तो बात हो गई जनरल, ये अभी जो बात हो गई वो जनरल था। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल मानसून प्रिकॉशन, यानी कि इलेक्ट्रिकल। तो ये इलेक्ट्रिकल मानसून में आपको क्या केयर करना है, तो इसके बारे में देखते हैं। इलेक्ट्रिकल क्या है, ये वाटर जो है एक कंडक्टर है, और बारिश में मेनली वाटर ही है, तो ये सारे चीज़ को कंडक्टर बना देता है। यानी कि थोड़ा सा भी अगर आपका वायर जो है कटा फटा है, तो उसमें लीकेज होने का चांस ज़्यादा रहेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से पास करेगी और जिससे इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा ज़्यादा हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए। तो चेक फॉर वाटर एकुमुलेशन, कहीं वाटर एकुमुलेशन तो नहीं है, कहाँ पे, अराउंड इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, पैनल वगैरह के आसपास में कहीं वाटर स्टेगनेशन तो नहीं होगा। अगर है तो पहले ही आप उसको ड्रेन बनवा लें ताकि वो वहाँ से निकल जाए। मीटर रूम या मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि डीबी के पास जो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि डीबी के पास किसी तरह का स्टेगनेशन वाटर नहीं होना चाहिए। डीजी सेट हो, जहाँ डीजी वगैरह हो तो वहाँ पे। और इफ़ रिक्वायर्ड एलिवेट द लेवल ऑफ सेफर अप्रोच, तो सेफर अप्रोच के लिए अरेंजमेंट करना चाहिए पहले। और सेकेंड जो पॉइंट है, कॉशन ऑल फॉर कीपिंग अवे फ्रॉम एनी इंस्टॉलेशन इन द नियर मीटर रूम इफ़ द वॉल इज वेट। अगर वॉल वेट है तो वहाँ पे किसी को टच न करे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर मॉइस्चर है तो उससे पास होती है, अगर थोड़ा सा भी अगर लीकेज है तो करंट का। उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट है, स्ट्रेंथन ऑल द सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जितने भी डीबी है ना उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, यानी कि उसको बांध के रखने की ज़रूरत है। और जैसे हम लोग क्या करते हैं, डीबी वगैरह है तो डीबी में आप देखेंगे तो इसमें एक कवर होता है। कवर जो है अच्छे से इंसुलेट, आउटसाइड कवर लगे रहते हैं, तो इसमें इसके ऊपर पॉलीथीन वगैरह बंधवा देते हैं ताकि ये डीबी जो है सुरक्षित रहे और किसी को शॉक ना लगे। इंस्पेक्ट इंस्टॉल्ड ईएलसीबी, ईएलसीबी जो है इंस्टॉल करना चाहिए ताकि कहीं भी अगर लीकेज हो करंट का तो ये ट्रिप हो जाएगा। और चेक अर्थ रेसिस्टेंस कंटिन्यूसली, और अर्थिंग प्रॉपर है कि नहीं है, यानी कि स्टैंडर्ड तो हम लोग 4 ओम को लेते हैं, बट ये 10 ओम भी हो सकता है, 6 ओम भी हो सकता है। जितना कम ओम हो उतना ही अच्छा है रेसिस्टेंस, जितना कम हो। तो ये किसी बॉडी के थ्रू ना पास होके उसके थ्रू पास होगा अगर किसी तरह का करंट लीकेज भी होता है तो। इंस्पेक्ट इंस्टॉल्ड ईएससीबी, ये तो हो गया। और उसके हाँ ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है, इंश्योर ऑल टेम्प्रोरी डीबी आर प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर अर्थिंग, जितने भी डीबी है प्रॉपर अर्थिंग, जैसे ये डीबी है तो प्रॉपर अर्थिंग ये होना चाहिए। अगर प्रॉपर अर्थिंग नहीं है तो अगर सपोज किसी तरह का मॉइस्चर आया और इसमें बॉडी में आ गया करंट, तो अगर कोई वर्कर इसको टच करता है तो इसके बॉडी के थ्रू पास होने का चांस है, जिससे कि उसको शॉक लग सकता है। तो इसलिए ये प्रॉपर अर्थिंग होनी चाहिए। उसके बाद प्रोवाइड शेड कवर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। शेड जैसे कि इस तरह का कैनोपी जो है, जैसे ये डीबी है तो इस तरह के ऊपर इसके कवर जो है हम लोग लगाते हैं ताकि यहाँ पे जो है ये ग्राउंड है तो ये पैनल है, सपोज ये पैनल है तो इसके ऊपर जो है इस तरह का कैनोपी जो है लगाते हैं, कवर लगाते हैं ताकि जो है इसके अंदर पानी ना जाए और जिससे कि ये प्रॉपर काम करे और किसी तरह का शॉक का चांस ना हो। और उसके बाद जो है चेक ऑल द टेम्प्रोरी ज्वाइंट, जितने भी टेम्प्रोरी ज्वाइंट है, सपोज ये वायर है और एक ये दूसरा वायर है, यहाँ पे कनेक्शन है तो इसके ऊपर जनरली क्या होता है कि इंसुलेशन लगाया जाता है, बट इंसुलेशन जो है प्रॉपर नहीं होने के चलते ये साइड से इसमें वाटर का लीकेज होता है।
जिसके चलते ये जो है इसमें से करंट जो है पास होगा बाहर, यानी कि करंट का लीकेज होगा, तो जिसके चलते जो है शॉक लगने का चांस रहेगा। तो इस तरह से वाटर प्रूफ होना चाहिए जो भी जॉइंट्स है, और अच्छे से टेपिंग करें, जो इलेक्ट्रिकल वाला टेप है उससे ही करें, ऐसे नॉर्मल से ना करें, ताकि जो है वो मजबूत रहे। और एक्सटेंड पॉसिबल एंड नेवर अलाउ एनी टेम्पोररी जॉइंट इन वाटर। वाटर में तो टेम्पोररी जॉइंट अलाउड नहीं करना है। ऐसे ड्राई है, ऊपर है, बट जैसे कि बहुत सारे वायर जो है नीचे से होके जाते हैं, मतलब कि ज़मीन से हम जैसे कि वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके वायर जो है ज़मीन से आ रहे हैं, तो उस ये वाटर है यहाँ पे, सपोज इसमें वाटर फिलअप है और ये जो है इसमें जॉइंट है, तो इसमें चांस ज़्यादा है कि इसमें वाटर में भी करंट आ जाएगा। उसके बाद पोल्स इंस्टॉल फॉर ओवरहेड केबलिंग मेक देम रिजिड एंड मोर स्टेबल। अगर आप सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रिसिटी लेके अगर यहाँ पे जा रहे हैं, तो आप जो है इसमें पोल का सहारा लेते हैं ग्राउंड पे, तो पोल जो है वो स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि ये जो है गिर सकता है, खासकर बारिश के मौसम में, क्योंकि मिट्टी जो है काफ़ी अनस्टेबल हो जाता है, मतलब कि मुलायम हो जाता है, जिसके चलते हल्के आंधी से भी जो है ये पोल जो है गिर सकता है, ये पोल जो है गिर सकता है। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है आपका प्रोवाइड कवर फॉर हेलोजन फिटिंग फॉर एवॉइडिंग वाटर एंट्री। तो ये करना है आपको, जितने भी हेलोजन है उसके लिए ग्लास कवर प्रोवाइड करना है। बहुत सारा ग्लास टूट जाता है फिर भी हेलोजन चलते रहता है, बट यू हैव टू प्रोवाइड ग्लास कवर, क्योंकि उसमें वाटर ना जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका अवॉइड अरेस्ट वाटर लीकेज इन ऑल ऑफिस। यानी कि ये जैसे आपका ऑफिस है, ये ऑफिस है, और इसमें अगर आप इसका शेड में लीकेज हुआ तो इसमें पानी जो है अंदर आएगा, तो यू हैव टू रिपेयर बिफोर स्टार्टिंग मानसून। तो ये आपको करना है। बिल्डिंग, अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हैं, में कॉज इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, नहीं तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन हो गए जिसके चलते उसमें पानी आएगा तो शॉक का चांस बढ़ जाता है, या शॉर्ट सर्किट का चांस। शॉर्ट सर्किट में क्या आता है, माइनस और प्लस दोनों जो है एक दूसरे में चिपक जाएंगे, तो ये शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और आपकी इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगी। प्रोवाइड लाइटिंग अरेस्टर ऑन टावर। जैसे ये बिल्डिंग है, टावर वगैरह है, तो ऊपर में एक लाइटिंग अरेस्टर लगाते हैं, और ये जो है ये आके ग्राउंड हो जाता है, नीचे में ऐसे ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी कैच करने के लिए ऊपर एक अरेंजमेंट रहता है। तो अगर ज़्यादा ऊंचा टावर है तो यू हैव टू आपको लाइटिंग अरेस्टर जो है आपको मस्ट होना चाहिए। जनरली 30 मीटर जो है, 30 मीटर से एबव अगर उसकी हाइट है तो करना चाहिए। ओनली लाइसेंस्ड ऑथोराइज इलेक्ट्रीशियन सेल हैंडल लाइव इलेक्ट्रिक वायर्स। ओनली जो ऑथोराइज है, लाइसेंस है जिनके पास, वैसे ही इलेक्ट्रीशियन जो है इसको हैंडल करेंगे। स्विचेज एंड कनेक्शन। देखा जाता है कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन बन जाता है, उसे ज़्यादा पता नहीं रहता है, इससे ज़्यादा और उसके शॉक लगने की, उसकी जान जाने की खतरा रहती है। तो जो कॉम्पिटेंट आदमी हो वही रिपेयर करे। वाइल कैरी आउट रिपेयर वर्क, रबर मैट जो है यूज़ करना है, खासकर पैनल वगैरह के सामने में। और उसके बाद जो है ऑल पोल्स शुड बी वेल ड्रिवेन इनटू ग्राउंड टू प्रिवेंट दिस फॉलिंग डाउन ड्यू टू वेट एंड लूज अर्थ। यानी कि जितने भी पोल्स हैं वो वेल ड्रिवेन इनटू ग्राउंड टू प्रिवेंट दिस फॉलिंग डाउन ड्यू टू वेट एंड लूज अर्थ। यानी कि जितने भी पोल्स हैं, इलेक्ट्रिक पोल, जैसे ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक पोल है, और इलेक्ट्रिक पोल जो है ये ग्राउंड में रहता है, तो ये अच्छे से ये ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि अगर ये आंधी वगैरह में ये टॉपल ना हो जाए, मतलब कि ये गिर ना जाए, तो ये ध्यान देना चाहिए। अब आइए देखते हैं हाइट वर्क में क्या ध्यान देना चाहिए। हाइट वर्क जो है, ऑल हाइट वर्क टू बी स्टॉप्ड इन सीवियर विंडी कंडीशन। यानी कि किसी भी विंडी कंडीशन में जो है स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों स्टॉप कर देना चाहिए? क्योंकि हाइट पे जब आंधी आएगा तो आप अनबैलेंस हो सकते हैं और गिर सकते हैं, कोई मटेरियल गिर सकता है, तो यू हैव टू टेक दिस प्रिकॉशन। And second point is this, anemometer to be installed for chimney work, structural erection above 30 meter. Work shall be stopped if the wind velocity
क्रॉस 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जनरली जो है एनोमीटर क्या होता है, एक विंड का स्पीड बताता है, यानी कि कितना स्पीड अभी हवा चल रहा है ऊपर में। तो ये जब भी आप एबव 30 मीटर अगर आप काम करते हैं तो देन यू हैव टू इंस्टॉल दिस एनोमीटर। आप जब सर्च करेंगे गूगल मिल जाएगा। एनोमीटर क्या है, एयर की वेलोसिटी बताता है और बताता है कि अभी हवा जो है कितने रफ्तार से, कितने उसकी क्या वेलोसिटी है। तो ये जब भी आप 30 मीटर से ज़्यादा काम कर रहे हैं देन यू हैव टू यूज दिस एंड वर्क शैल बी स्टॉप्ड जैसे ही विंड वेलोसिटी जो है क्रॉस करता है 30 किलोमीटर पर आवर। ये स्टैंडर्ड कंपनी टू कंपनी वेरी कर सकता है। जैसे मैंने जो पिछली कंपनी में था वहाँ पे 25 किलोमीटर पर आवर से अगर ज़्यादा स्पीड हो तो हम लोग कोई भी इरेक्शन वगैरह का काम रोक देते थे। बट डिपेंडिंग अपॉन द आपकी कंपनी की क्या स्टैंडर्ड है आप फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप 30-25 आप ले सकते हैं। उसके बाद फ्लडिंग एट साइट लेबर कैम्प। फ्लड हो सकता है यानी कि वहाँ पे जल जमाव हो सकता है, यानी कि स्टैग्नेशन ऑफ वाटर। तो प्रोविज़न ऑफ एडिशनल स्टैंड बाई पंप होना चाहिए, डिवाटरिंग पंप, यानी कि जो पंप वहाँ से पानी खींच के और दूर जो है फेंक दे, तो इस तरह पंप का अरेंजमेंट होना चाहिए। फ्लड वाटर फ्रॉम साइट लेबर कैंप्स। बहुत जगह क्या है कि जैसे ही आप डीप एरिया में आपका लेबर कैंप है, मान लेते हैं यहाँ पे आपका लेबर कैंप है और आप यहाँ रहते हैं, वाटर इसमें निकलने का कोई जगह नहीं है, तो अब यहाँ एक ही उपाय बचता है कि पंप करना वाटर को। तो ये डिपेंड करता है आपके साइट की कंडीशन क्या है। यू हैव टू थिंक अबाउट दिस एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू टेक डिसीजन। इलेक्ट्रिक सप्लाई मस्ट बी स्विच्ड ऑफ इन फ्लडेड एरिया इमीडिएटली। जहाँ भी फ्लडेड एरिया हो, जहाँ भी वाटर का स्टेगनेशन हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रोक देना है। अदरवाइज आपके पैनल में, बोर्ड में वाटर चला जाएगा और इससे इलेक्ट्रिक्यूशन का चांस बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है एडिशनल एडिक्वेट मेजर शैल बी टेकन इन केस ऑफ फ्लडिंग एट साइट और लेबर कैंप। अगर फिर भी फ्लड होता है तो आप प्रिकॉशन ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। उसके बाद लेबर कैंप मानसून प्रिकॉशन। लेबर कैंप जो है आप देखेंगे, खासकर आप कंस्ट्रक्शन में अगर काम कर रहे हैं तो लेबर कैंप तो रहता है। मैं अभी रेलवे में काम करता हूं तो यहाँ भी रेलवे कैंप है और पटरियों के साइड में, और दूसरे भी कंपनियों में जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो लेबर कैंप होता है। तो प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसमें क्या है कि ड्रिंकिंग वाटर और जो रेन वाटर है दोनों मिल जाते हैं, तो ये कंटामिनेशन को रोकना है, उनको जो है क्लीन वाटर प्रोवाइड कराएं। और उसके बाद जो है इंश्योर कलेक्शन ऑफ डिस्पोजल ऑफ फूड वेस्ट। ये फूड वेस्ट अगर आप डिस्पोजल अच्छे से नहीं करते हैं तो ये जो फ्लड में ये क्या है कि चारों तरफ इसकी गंदगी जाएगी। और गार्बेज रेगुलरली, और ये और भी मतलब कि सड़ते हैं और इसके स्मेल जो है चारों तरफ जाएगा, और बीमारी का भी कारण, जितने भी डिजीज होंगे ये भी उसका भी ये कॉज हो सकता है। सिक्योर ऑल लूज जीआई सीट। जितने भी जीआई सीट है, लेबर कैंप क्या होता है कि जीआई सीट जो है ऊपर में रख देते हैं और इसमें लेबर रहती है, खासकर यही होता है, मैंने देखा है। तो इसमें ये क्या है कि हवा में ये जीएसाइड टेम्प्रोरी बंधा रहता है, तो ये जीएसाइड जो है हवा में जब जोर से हवा आए तो देन ये जो है उड़ सकता है। और प्रिवेंट फ्रॉम फ्लाइंग ऑफ हो सकता है इन केस ऑफ स्ट्रॉमी एंड गस्टी विंड। तो इस तरह से ये है, आप प्रिकॉशन लें। इंश्योर प्रॉपर अर्थिंग टू जीआई सीट। जो जीआई सीट है उसकी प्रॉपर अर्थिंग हो, और पार्टीशन विथ इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ ईएलसीबी। और उसके बाद जो है ऑल टेम्पोररी इलेक्ट्रिक कनेक्शन मस्ट बी रूटेड थ्रू द 30 मिली एम्पियर। यानी कि खासकर बारिश के मौसम में ईएलसीबी के थ्रू जो है वो उसका पावर सप्लाई होना चाहिए, ताकि अगर करंट का लीकेज होता है, किसी को शॉक लगता है तो 30 मिली एम्पियर नहीं, ये है मिली एम्पियर, और इतना कहीं लीकेज हो यानी कि इतना 30 मिली एम्पियर किसी के बॉडी के थ्रू पास हो तो ये ट्रिप हो जाएगा। तो इस तरह का ईएलसीबी जो है होना चाहिए 30 मिली एम्पियर रेटिंग का। उसके बाद इंश्योर ऑल वायर केबल्स आर नॉट लेड ऑन शार्प एजेस। खासकर जैसे कि शार्प एज, जैसे ये सीट है और यहाँ से कोई केबल नीचे आया हुआ है तो चांस रहता है कि ये केबल यहाँ पे डैमेज हो जाए, यहाँ पे डैमेज हो जाए। तो शार्प एज से कोई भी केबल ना आए जिससे कि उसको मतलब कि उसका इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा और उसके जो कंडक्टर है वो टच हो जाएगा उससे। तो ये भी ध्यान देना है, जहाँ भी ऐसा शार्प एजेज हो वहाँ पे आप कवर लगा दें। थ्रू ये होल द जीआई सीट एज टू प्रिवेंट डैमेज।
टू इंसुलेशन। खासकर जीआई सीट वगैरह जो है, जो सीट रखते हैं बारिश से बचने के लिए ऊपर में, तो वैसी जगहों पे कट जाता है। खासकर हवा वगैरह हो या बार बार उससे अगर टच होता है वो शार्प एज से, तो वहाँ पे कट जाएगा और पूरे सीट में जो है करंट फ्लो होने लगेगा। तो ये सब एक बार जब आप इंस्पेक्शन करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे वहाँ पे जाके, तो आपको ये सारी चीज़ जो देखने हैं खासकर मानसून में। इफ़ पॉसिबल रूट थ्रू कंडुइट पाइप। कंडुइट पाइप क्या होता है, जैसे ये वायर है और इसको जो है पार कराना है या सीट वगैरह से जहाँ शार्प एज है, तो इसके ऊपर एक और पाइप जो है मोटा पाइप डाल देते हैं, इससे थोड़ा मोटा रहेगा, इसको कंडुइट बोलते हैं। यानी कि ये भी इंसुलेशन ही, यानी कि अगर डैमेज भी होगा तो आउटर जो है पाइप डैमेज होगा, जबकि ये वायर डैमेज नहीं होगा। तो ये इसी को बोलते हैं कंडुइट पाइप। एंड सपोर्ट वायर केबल बाय सुटेबल हुक, सुटेबल हुक से होना चाहिए। और इंश्योर ऑल वायर केबल जॉइंट आर वाटर एंड शॉक प्रूफ टू प्रिवेंट फ्रॉम द शॉक। तो जो भी जॉइंट वगैरह हो वो शॉक प्रूफ हो, यानी कि उसमें थोड़ा अगर आंधी वगैरह का जोड़ भी लगे तो जॉइंट टूटे नहीं, तो जॉइंट प्रॉपर होना चाहिए। जहाँ तक कोशिश करें कि जॉइंट वायर का तो यूज ही नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो ज्वाइंट अच्छे से करें, एक कॉम्पिटेंट आदमी से ज्वाइंट करवाएं, जिससे कि अगर दोनों वायर को खींचा जाए तो वो टूटे नहीं, निकले नहीं, क्योंकि आंधी वगैरह में इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। और जो लेबर कैंप है उसके ऊपर जो सीट रहता है वो तो कंडक्टर ही रहता है, तो उसमें जो है अगर इलेक्ट्रिसिटी आपने दिया है और अगर आपने ये सब प्रिकॉशन नहीं दिया है तो तुरंत पूरा का पूरा उनका कैंप लाइव हो जाएगा। तो उसके बाद जो है इंश्योर ऑल वायर केबल ज्वाइंट आर वाटर एंड शॉक प्रूफ, तो बता दिया मैंने। उसके बाद जो है साइट में टेक अदर एडिशनल एक्शन। आप अकॉर्डिंग टू साइट आप एडिशनल कंट्रोल मेजर आप ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं टू सूट देयर साइट कंडीशन। आप अकॉर्डिंग टू अपने साइट कंडीशन के अनुसार आप जो है अपना प्रिकॉशन लीजिए, और आप इसमें और भी बहुत सारे चीज़ ऐड कर सकते हैं। तो सेफ्टी ऐसा नहीं, मैंने ये जो बताया ये ही केवल अप्लीकेबल होगा। अकॉर्डिंग टू योर साइट कंडीशन यू हैव टू टेक प्रिकॉशन, कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आपको दो चीज़ आना चाहिए, एक तो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, और उसके बाद आपने जब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे तो तब आप जाके कंट्रोल मेजर आप ले पाएंगे। तो ये आपको जो है, अगर हजार्ड आइडेंटिफिकेशन आपको नहीं आता है, जब हजार्ड ही पहचानने आपको नहीं आएगा तो आप क्या रिस्क पहचानेंगे और क्या कंट्रोल लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फोकस ऑन हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। तो आई होप आपको ये मानसून जो प्रिकॉशन है, आपको मानसून में क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और ख़ासकर ये कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन में क्या है कि टेम्प्रोरी अरेंजमेंट ज़्यादा रहता है, तो इसमें जो है ये सब प्रिकॉशन कंपलसरी लेना चाहिए, क्योंकि किसी का जान जा सकता है। वहाँ पे बहुत ही मैंने देखा है कंस्ट्रक्शन में काफ़ी सुविधाएं नहीं रहती हैं, वेलफेयर सुविधाएं नहीं रहती अच्छे से। तो आई होप आप इंजॉय किए होंगे मेरे इस लेक्चर को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिलेगा नोटिफिकेशन में, और एक ही वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। और अगर आप कोई फ्रेंड को केयर करते हैं, लगता है कि उन्हें भी इस चीज़ को जानना चाहिए, तो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।